नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जन प्रतिनिधि में इस बार हम एक खास प्रतिनिधि के साथ हैं। रीवा की मेयर हैं ममता गुप्ता जी। पहली बार 2014 में चुनाव जीतकर सीधे मेयर बनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? राजनीतिक सफ़र के संबंध में मेरी सामाजिक गतिविधियों में रुचि बहुत ज़्यादा थी और मेरी सामाजिक गतिविधियों से प्रभावित होकर, क्योंकि सामाजिक गतिविधियों के कार्यक्रमों में मैं माननीय जन को, सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि अथवा मुख्य अतिथि के रूप में बुलाती थी, वहीं से एक पहचान मेरी पार्टी के अंदर गई। वैसे तो मैं स्वयं सेवक संघ परिवार की बेटी हूँ और उस परिवार की बहू भी हूँ, तो मेरी विचारधारा में भाजपा है, पर राजनीतिक परिदृश्य में मुझे कभी कोई ऐसा, मेरे जेहन में ये बात नहीं थी। पर सामाजिक दायित्व से निवृत्त होने के बाद तुरंत मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गई। 2014 में आप लगभग 13,000 वोटों से चुनाव जीती। रीवा के लिए ये नाम सामाजिक दृष्टिकोण से तो नया था, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से एकदम नया नाम था। तो कैसी चुनौतियां उस समय फिर आई सामने जब चुनाव लड़ी आप? एक्चुअल मैं कहूँ कि मैं ममता गुप्ता चुनाव लड़ी, महापौर के प्रत्याशी थी, पर एक्चुअल नाम था भाजपा और उसका चेहरा था कमल। चुनाव भाजपा ने जीता कमल के चुनाव चिन्ह पर, और व्यक्तित्व के रूप में मुझे पार्टी ने नगर सेवक के रूप में, प्रथम नगर सेवक के रूप में मुझे दायित्व दिया है, और इस तरह मेरा महापौर प्रत्याशी का सफ़र शुरू हुआ। नगर निगम को संभालते हुए आपको लगभग 4 वर्ष हो गए हैं जी। कैसे देखती हैं इस पूरे कार्यकाल को? मैं महापौर प्रत्याशी से विजयश्री मिलने के पश्चात ही सिर्फ एक ही बात मेरे मन में आई थी कि मैं अभी अपना परिवार चलाती थी, मेरे घर के आसपास का सराउंडिंग में देखती थी, पर अब मेरा परिवार बड़ा हो गया, अब मुझे शहर संभालना है। भाव सिर्फ इतना ही था, और आज भी मैं अपने नगर निगम को उसी परिवार भाव से देखती हूँ और संभालने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। अब चूंकि नगर निगम से जुड़ा हुआ मामला है, नगर निगम हमेशा सुर्खियों में रहता है, ज़्यादातर आप समझ रही होंगी। जी जी। और अगर रीवा की समस्याओं की बात की जाए तो कुछ बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे ड्रेनेज का एक प्रॉब्लम है, बारिश के समय जल भराव की स्थिति है, इसको लेकर नगर निगम अक्सर विवादों में रहता है। अब तक इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 4 साल हो रहे हैं और पहले भी नगर निगम में बीजेपी ही थी। आपका सवाल उचित है, और जो प्रश्न आपने कहा कि लगातार मैं भाजपा की 5वीं महापौर हूँ और लगातार 20 वर्षों से भाजपा का शहर सरकार थी, किंतु आप देख रहे होंगे कि आज शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ग्रामीण इलाके का शहर की ओर बढ़ने का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। नगर निगम यदि किसी योजना के तहत पानी, बिजली, सड़क, नाली की अगर व्यवस्था करता है, तो यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों की व्यवस्था रखते हैं तो पता चलता 6 महीने में हमारी आबादी फिर आगे बढ़ गई। हम लगभग आधा किलोमीटर शहर फिर आगे बढ़ गया, और जो हमारी पुरानी मतलब जन सुविधाएं हमने दी थी, समय के साथ वो भी कुछ कुछ क्षरण की ओर बढ़ी। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि नगर निगम ने काम नहीं किया। आप खुद स्वीकार करेंगे कि ये वही रीवा है जो गड्ढों में रहता था, आज वहाँ सरपट सड़कें हैं। ये वही रीवा है जहाँ आज घर घर मीठा पानी पहुँचाया जा रहा है। ये वही रीवा है जहाँ हर गली को रोशन किया जा रहा है, और अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से शहर को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। आपकी बात सच है, खास करके गंदा पानी की निकासी। शहर हमारा जब बहुत तेज़ी से बढ़ा तो लोगों की जो बसाहट थी, जो खेत थी, वो कॉलोनाइजर लोगों ने ले ली, और वो हमारा जो आवासीय इलाका है वो अव्यवस्थित तरीके से बढ़ा। लोगों ने प्लाट खरीदा, पर ये विचार नहीं आया कि हम रहने के बाद हम चलेंगे कहाँ, हमारा पानी कहाँ जाएगा। और वो
इस तरह आपको बता दूं कि हमारे रीवा शहर में 181 अवैध कॉलोनियाँ निर्मित हुई। इन अवैध कॉलोनियों के रख रखाव और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास उतनी पर्याप्त राशि नहीं थी कि हम इन सारी समस्याओं को एक साथ समाधान दे पाएँ। फिर भी नगर निगम अपने काम में मुस्तैदी से लगा हुआ है। आपने 181 अवैध कॉलोनियों की बात की। रीवा में अवैध कब्जा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ। टाउन कंट्री एंड प्लानिंग और नगर निगम इस दिशा में काम करते हैं कि भाई सुनियोजित तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें, फिर भी ये अवैध वाला मामला बहुत तेज़ी से आता है। इसके पीछे क्या कारण है कि ये पूरी तरह से, कई बार निगम प्रशासन उठ के कार्रवाई के मूड में आता है, फिर पता नहीं कैसा दबाव हो जाता है कि फिर चुप हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मेरे महापौर बनने के बाद ही ये सारे बिंदु मेरे दिमाग में थे। मैंने अधिकारियों से चर्चा की, तो चूँकि मैं अगर निगम पहुंचती थी तो यदि 25 एप्लीकेशन है तो उसमें से मुझे लगता था 20 सड़क नाली के लिए रहती थी। तो मुझे भी लगता था कि शहर इस तरह क्यों, क्योंकि इस फील्ड में कभी आई नहीं थी तो मेरा अनुभव कुछ भी नहीं था। पर जब ये बातें आई तो मैंने अधिकारियों से पूछा कि ऐसा क्यों। तो जो बात उनकी तरफ से आई वो जानकारी मुझे कि 1982 कॉलोनाइजर एक्ट के अनुसार कॉलोनाइजर लाइसेंस लेने के बाद यदि उस ज़मीन के टुकड़े को विभक्त करके बेचता है तो उसमें सड़क बनाना, नाली बनाना और विद्युत पोल लगाना उस कॉलोनाइजर का काम था। पर उस कॉलोनाइजर ने ये तीनों काम नहीं किया। जब तीनों काम नहीं किया तो पैसा उसका बचा और उसने अपने प्लॉटों को और सस्ता कर दिया। और ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय स्वभाव है कि जब कोई चीज़ हमको कम दाम में मिलती है तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदार, परिचित, अड़ोस पड़ोस सबको खरीदवाते हैं, ले लो जल्दी जल्दी, सस्ता मिल रहा। और वही मानवीय प्रवृत्ति उसमें आई और इस तरह अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई रीवा शहर में। इसलिए शहर थोड़ा अव्यवस्थित हुआ, जिसके कारण ये बाकी समस्याएं अगर इस पे कड़ाई से पालन किया जाता तो शायद शहर की तस्वीर ये न होती। तो क्या कड़ाई से पालन हो पाया इन 5 सालों में? काफ़ी कुछ। और अभी आपको बता दूं कि अभी तो 15 अगस्त के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश को अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो प्रावधान किया है उस पर नगर निगम रीवा भी और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ये योजना चल रही है और उस पर काम हो रहा है। ये तो देखिए हर चुनाव के पहले सरकारें ये करती हो सकता है। हाँ, ये करती हैं। नगर निगम आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ क्योंकि जो निर्माण की एजेंसियां हैं, बाहर की एजेंसियां अलग अलग चीज़ों को बना रही हैं। शायद नगर निगम बनाता क्योंकि आपके पास भी इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पैरामीटर पे कुछ काम शुरू किया गया कि हम ही हर चीज़ों को अगर बिल्डअप करेंगे तो हम चीज़ें फंड भी जनरेट करेंगे। जैसे कई बार आपके ही नगर निगम दफ्तर में कर्मचारी स्ट्राइक पे रहते हैं, सैलरी का इशू होता है, तो ये सब इश्यूज़ को कैसे? सैलरी का इशू तो बहुत लंबे समय से नहीं आया, अभी भी सबको नियमित मिल रहा है। किंतु हाँ, इस बात को स्वीकार करती हूँ मैं कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा लक्ष्य होता है वार्षिक, उससे हम कम रहते हैं। और ये सच बात है कि जो रेवेन्यू, जो कर जनता हमें देती है, हम उस कर की धनराशि से ही तो जनता के जन सुविधा के काम करते हैं। चूँकि धनराशि कम आती है तो कहीं ना कहीं हम भी उनको सुविधा दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरी एक अपील है रीवा वासियों से, विनम्र अपील कि कृपया अपना कर समय पर अदा करें ताकि नगर निगम आपकी जन सुविधा के लिए, आपके लिए काम करने के लिए आगे बढ़ पाए। ठीक है। नगर निगम रीवा को स्वच्छता के लिए पिछले साल एक सम्मान मिला, इस बार भी एक संख्या में तो है जी। लेकिन एक चीज़ बताइए कि ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, खुद सांसद ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप लोग अपील करते हैं जी। एक टाइम फ्रेम के बाद बहुत सारे गैप्स देखे जाते हैं कि कॉलोनियों में, ठीक है आपने कचरा गाड़ी दौड़ाई, बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव लिया, इसमें फेलियर्स क्या होते हैं कि फिर भी उस तरह से स्टेप नहीं लिए गए? पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है या कौन रिस्पॉन्सिबल है कि उतनी सफाई फिर नहीं? जैसे यूरिनल बॉक्सेस की बात हुई तो उनकी स्थिति आप देखिए, आपसे इस बारे में चर्चा भी होती तो आपने कहा कि इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल बनती है। तो स्वच्छता के संबंध में जो आपने बात कही, सच है कि मैं जब स्वयं महापौर बनी तो जो हमारा
2015 का हमारा रिजल्ट था, वो 397 रैंक में हम थे। पर 2016 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हम 397 से सीधे 38वें रैंक में आ गए। ठीक है। और इसलिए हमें इंडियाज़ फास्टेस्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला रीवा शहर को। ठीक है। और इसका पूरा श्रेय मैं यहाँ की जनता जनार्दन को दूंगी। कारण ये, मैं मानती हूँ कि इसके पहले यदि जनता के अंदर वो अवेयरनेस नहीं थी तो हमारे पास संसाधन भी तो नहीं थे। हम आपको जागरूक करते हैं कि आप कचरा दान में डालिए, पर हमारे पास कचरा दान ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इधर उधर फेंकेंगे। पर उसके बाद जब नगर निगम ने संसाधन यहाँ की जनता को उपलब्ध कराया, घर घर गाड़ियाँ जाने लगी, चौराहे चौराहे में आपको डस्टबिन दिखने लग गए और कचरे का उठाव होना शुरू हुआ, तो यहाँ की जनता ने भी 2 कदम आगे बढ़कर, वो मान लीजिए कभी हमारा ड्राइवर अस्वस्थ है, वो नहीं आया है, तो मैंने यहाँ तक लोगों का सहयोग देखा कि वे एक दिन 24 घंटे कचरे को रखते थे घर पे कि नहीं हमको बाहर नहीं डालना है। जब अगले दिन गाड़ी आती थी तब लोग गाड़ी में डालते थे। तो यहाँ तक लोगों में जन जागरूकता आई है। ठीक है, जो एक आदत इतने लंबे समय से थी उसको सडनली ख़त्म करना भी थोड़ा कठिन है, पर फिर भी हमारी जनमानस का सहयोग प्रशंसनीय था, वंदनीय था। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आगे भी हम एक विश्वास की नई रीत दिखा पाएंगे। जनमानस का सहयोग, निगम की भी पहल और साथ में कर्मवीर शर्मा, हाँ, जिनका एक परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जैसे आप 38 पोजीशन पे रहीं, अगली बार ये रैंकिंग फिर डाउन हो गई? नहीं हुई है। नहीं हुई है इसलिए कि पिछली बार हमारी प्रतियोगिता पूरे देश में 500 शहरों में थी और उसके बाद हमारी प्रतियोगिता 4041 शहरों में थी, निकायों में। तो हम 500 में 38 में थे, फिर 4041 में 49 में आए, तो हम कहाँ कम है। तो ठीक है, और बूस्ट ठीक है, होना चाहिए। हाँ, ठीक है, नहीं है जी। एक सबके जहन में एक चीज़ आती है, आम लोगों से बात की जाए तो निगम आए दिन विवादों में रहता है। आखिर क्या वजह है? प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों पर क्या लगाम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग एक दूसरे पे बात डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या फिर कैसे? अब मैं इसको इस रूप में नहीं कह सकती कि ये प्रशासनिक अक्षमता है और या फिर जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई लापरवाही, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें परिस्थिति जन्य हो जाती हैं। परिस्थितिवश तात्कालिक निर्णय ले लिए जाते हैं और कई बार वो निर्णय सही भी हो सकते हैं और कई बार गलत भी हो सकते हैं। मतलब मेन वो निर्णय की बात है। निर्णय की बात है और वो परिस्थिति कैसे बनी उस पर भी बहुत कुछ निर्णय टिक जाते हैं। एक बड़ा मुद्दा जो प्रदेश स्तर पर उठा, स्टेट मीडिया ने उसे कवर किया, नगर निगम परिसर में गायों को दफनाया गया। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गाय को लेकर सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। लगातार गौ रक्षा और तरह तरह की चीज़ें, सामने मंदिर है और इस तरह की घटना होती है नगर निगम परिसर में, इसे आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यदि आपने गौवंश और गौरक्षा को राजनीतिक दल से जोड़ा है तो ये गलत है। ये भारतीय संस्कृति में लोगों के हृदय और दिल से जुड़ने वाला मुद्दा है। हमारे यहाँ गौ हमारी माता है, हम इस भाव के साथ जीते हैं। तो ये तो हर किसी के मन में ये भाव रहता है कि हमको गौ के प्रति संवेदना रखनी है, हमें गौ की रक्षा करनी है, गौ की सेवा करनी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 36 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। तो उस दृष्टि से अगर आप देख रहे हैं, दूसरा मैंने कहा ना, अभी आपको कहा परिस्थिति जन्य थी वो चीज़। जानकारी में आपको होगा कि शायद 3 दिन से कोष्ठा में आंदोलन चल रहा था और मैं ऐसा मानती हूँ कि अमूमन रीवा शहर में लगभग 15-20 पशु प्रतिदिन स्वाभाविक मौत या दुर्घटनावश होते हैं। उस व्यवस्था के तहत कोष्ठा में उन्हें दफनाया जाता था, पर कोष्ठा वालों ने जब आंदोलन कर दिया तो गौवंश तो छोड़िए, वो तो कचरा तक डालने के लिए तैयार नहीं थे। उस आंदोलन के तहत 2 दिन से मवेशी मरे हुए
ट्रैक्टर में पड़े हुए थे। वो अभी जो घटना हुई निगम परिसर की, वो मेरी जानकारी में कतई नहीं थी। हाँ, मुझे नहीं पता था। और अचानक आपके जैसे ही किसी पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछ लिया रास्ते में कि नगर निगम परिसर में गए। मैंने कहा ना, मैं उसी दिन भोपाल से आई थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, और यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। इस बात को मैं भी रियलाइज़ करती हूँ। हमें उसका समुचित निष्पादन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे हमें ऊपर प्रशासन से पूछ कर करना चाहिए, पर ये गलत निर्णय था, इसको मैं भी स्वीकार करती हूँ। और कुल मिलाकर पशुधन के लिए मैं पहले भी नगर निगम में हमको पर्यावरण विभाग से भी आया था कि हमें शौचागार, विद्युत शौचागार की अवधारणा, ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित हो। तो इसकी अवधारणा में हमारे मनुष्य के लिए तो था, पर मेरे मन में ये भाव था कि जब कोई व्यक्ति अंतिम यात्रा की ओर निकल जाता है, उसका देहावसान हो जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजन, पुरजन, रिश्तेदार, पड़ोसी कोई ना कोई उसका कर देते हैं, पर पशुओं का कौन? और शरीर उनका भी होता है। तब मैंने इस बात को निगम में रखा था कि हमको पशु शौचागार बनाना, इसको स्थायी हमको एक रास्ता निकालना है। और इसके लिए मुझे बताने में एक खुशी कहूँ या इस बात को जानकारी आपको साझा करूँ कि वेस्ट टू एनर्जी का जो हमारा प्लांट है पहाड़िया में लग रहा है, जिससे हम 6 मेगावाट की बिजली बनाना चाह रहे हैं कचरे से। उसका भी तो देखिए, समय के साथ सबको, अगर हमें समय के साथ चलना है, तकनीकी को लेकर बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य करना। आप कोस्टा गई हैं? हाँ, गई हूँ मैं। कब गई लास्ट? लगभग 1 साल पहले, मान लीजिए 6-8 क्या महीने। स्थिति है वहाँ? मैं अभी हो के आया हूँ। बाउंड्री की बात हुई थी, बाउंड्री नहीं है वहाँ। नहीं, वो तो शुरू हो गया है ना। बहुत स्थिति वहाँ बहुत खराब है, और नया एक प्लांट इस्टेब्लिश हो रहा है जहाँ पे आप बता। मैंने कहा ना, तो उसका तो क्या है, वेस्ट टू एनर्जी में जो मशीनरी है वो बल्क में बंद कवर में कचरा जाएगा और वो सीधे प्लांट में जाएगा, और उसके बाद उसमें एनर्जी बननी है। उस मतलब कंपनी के साथ हमारा अनुबंध है कि जो बिजली जनरेट हो रही है, हम वहीं पर पशु शवदाह बनवा रहे हैं। अब हमारे पशुओं को कहीं, हमको पर्यावरण हमारा दूषित नहीं होगा, उनको कहीं दफनाया या गाड़ा नहीं जाएगा। अब वो सीधे विद्युत शौचागार में डाल करके और उसमें एक कोस्टा तो आप लोगों की ही निगरानी में है, मतलब कोस्टा जो प्लांट है वहाँ पे 2007 का था ये। हाँ, खाद बनाने की बात हुई थी, कंपोस्ट बनता था। कितना जनरेट हुआ उससे, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई? बहुत नहीं है जानकारी मुझे इसके बारे में। नहीं है उसके बारे में, चलिए कोई बात नहीं। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम की एक टेंडर, ई टेंडर हुआ, और ई टेंडर के थ्रू, ई टेंडर हुआ तो ऑब्वियस है कि ग्लोबल हो गया, कोई भी अप्लाई करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें जो संशोधन किए गए, ऐसी एक कंप्लेन अभी थोड़े दिन पहले रजिस्टर्ड कराई गई है कि 1000 सीट वाले को ही टेंडर देना है, या ऐसा कुछ संशोधन किया गया। उसका राइट सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास होता है, और निगम ने ही कर दिया अपनी बैठकों में, या फिर ये जो संशोधन हुआ, इसके बारे में आपके पास कोई अपडेट है? नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर दूसरी जानकारी आपको ज़रूर दे दूं कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग अपने पोजीशन में लेने के लिए तैयार है, और वो प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर ने लिखा भी है उनको। हाँ, और आने वाले समय में हमारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, जो हमारी विंध्य की संस्कृति की धरोहर के रूप में जाना जाएगा, ये भोपाल में हमारी राजधानी के भारत भवन की तर्ज पर ये अब यहाँ पर हमको सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ मिलेंगी। ये हमारे विंध्य के लोगों के लिए और रीवा वासियों के लिए एक गौरव बड़ी बात है। लेकिन अभी बीच में कुछ ऐसे आयोजन हो गए जिसको लेके सोचना पड़ गया कि भाई ये किस तरह सांस्कृतिक आयोजन की बात हुई थी, पर कुछ फंक्शंस ऐसे हुए। हालांकि कलेक्टर ने लिखा है और शायद इस टेंडर की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया। नहीं, वो प्रक्रिया संस्कृति विभाग की प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही है, और शायद जल्द ही हम लोगों के रीवा वासियों को ये सौगात मिल जाएगी। टेंडर मतलब अब वो फिर रुक फिर तो हाँ, वो तो जैसे वो जब वो शासन को चला गया, तो मैं कहती चलिए टेंडर अगर फ्लोट भी हो गया होगा, तो जब वो कोई चीज़ हमारी शासन ने ले ली तो बात खत्म हो जाती है। बात खत्म, कोई मतलब नहीं है। ठीक है।
अंडरग्राउंड पाइपलाइन का भी काम चल रहा है शहर जी में, हाँ। अलग अलग कंस्ट्रक्टिव मोड में है शहर, ऐसा बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव मोड में है। उसकी निगरानी मॉनिटरिंग करने के लिए नगर निगम ने क्या व्यवस्था की है, क्योंकि जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्चुअल जो अमृत योजना के तहत हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, इससे पीडीएमसी एजिस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और ये इसकी निगरानी कर रही है। मतलब उसको निगरानी में देखना, उसकी गुणवत्ता देखना, उसका मेरे को लगता है शायद एमबी वगैरह तैयार करना है, जो उसका फाइनेंशियली पार्ट है, तो वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पार्ट है और वो देख रही है। बाकी उसमें नगर निगम का है, पर ज़्यादा पार्ट उनका है उसमें अब। अच्छा। पर चूंकि शहर हमारा है तो हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं शहर को। शहर आपका है और आप प्रथम नागरिक हैं, आप कैसे छोड़ देंगे? शहर कैसे छोड़ेंगे अपना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें नगर निगम की भी मॉनिटरिंग है, पर अब ये मान के चलिए कि इसका एक बड़ा दायित्व पीडीएमसी आईजीएस के पास है। ठीक है। वर्तमान में कॉलोनियों में लाइट्स लग रही हैं, नगर निगम की ओर से अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये लग रही हैं, बहुत अच्छा है, शहर जगमग हो रहा है, लेकिन जो निकल रही हैं उनका कुछ आपको है इवैल्यूएशन की, कितना बल्क में कैसे निकला, क्या क्या है, इसकी जानकारी आपके पास है या फिर निगम प्रशासन इस चीज़ को लेके कॉन्शियस है? नहीं, जब हमने इसका टेंडर किया था, ईएसएल कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो पूरे शहर में एलईडी लगना था। मतलब 16,625 पोल है शहर में। इन 16,625 पोल में हर पोल में लाइट लगाना, और चूँकि एलईडी है, ये एनर्जी सेवर लाइट थी, तो हमारा खर्च भी कम होता। तीसरी बात थी कि हमने इसको 7 साल के ओएंडम में रखा है। जब 7 साल तक उस कंपनी, उस एजेंसी को ही देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गुणवत्ता से समझौता नहीं कर, क्योंकि यदि वो घटिया किस्म का सामान लगाएंगे तो प्रतिदिन वही परेशान होंगे। तो एक ये अपना था तीसरा। और जो आपने बात कही कि उसको निकलने की, तो उसी समय हमने एमआईसी परिषद से ये तय कर लिया था कि जो लाइट हमारी निकलेगी उस लाइट को हम बल्क में ओपन टेंडर कर देंगे, ओपन ऑक्शन करेंगे उसका। ठीक है। और उसको ओपन ऑक्शन करेंगे तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। ठीक है। तो अभी वर्तमान जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो टिल टाइम तक मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कितनी संख्या में हमारे पास लाइट आ गई है। ठीक है। हालांकि आपको बता दूं कि जो हमारी उस समय की स्थिति थी, उसमें हम 50-50 या 40-60 के रेशो में चल रहे थे। तो जब उस रेशो में थे तो हमारा जो निकलेगा आइटम वो भी उतनी रेशो में हमको मिलेगा। ठीक है। कांग्रेस का ये आरोप रहता है लगातार, आपके यहाँ जब कांग्रेस के प्रदर्शन होते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ जिसको लेके एफआईआर जैसी स्थिति कांग्रेस पार्षदों पे हुई। उस घटनाक्रम में भी आपके चैम्बर में बहुत ज़्यादा बहस हुई। इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों निर्मित होती हैं? एमआईसी में भी एक आध बार बैठकों में ऐसा देखा गया कि बहुत बड़ी झड़प जैसी हो जाती है। उस दिन का जो घटनाक्रम है वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई? कार्ड वितरण को लेके कांग्रेस के पार्षद भड़क गए संबल योजना के तहत। एक्चुअल संबल योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश शासन की है। इसके तहत हमारे शासन का या हमारी सरकार का ये मंशा है कि हम योजना तो बनाए हैं, योजना के लिए हितग्राहियों को हम जोड़ तो रहे हैं, पर वाकई हितग्राही लाभान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी चिंता कैसे की जाएगी। इसलिए उसके लिए प्रत्येक वार्ड में 5 निगरानी समिति के सदस्य बना दिए गए, और वो निगरानी समिति कलेक्टर मैडम द्वारा अप्रूव है। और वो निगरानी समिति इस बात को ध्यान देगी कि हितग्राही को उस योजना के तहत जिस घटक का वो पात्र है वो मिल रहा कि नहीं। और निगरानी समिति को इसलिए जोड़ दिया गया कि जब वो निगरानी समिति का सदस्य प्रत्येक हितग्राही को के घर जाएगा अथवा उससे परिचित होगा, तब ना उसको लाभ दिलवाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है वो योजना को सफल करने के लिए बनाई गई है। पर ठीक है, सरकार है, राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। विपक्ष है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनकी जिद ये थी कि कार्ड हम ही बांटेंगे। अच्छा। तो फिर वो निगरानी समिति का रोल ख़त्म हो जाएगा ना।
फिर वो निगरानी समिति का सदस्य वो हितग्राही को पहचानेगा ही नहीं, तो फिर उसको योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा जो इनके बीच मतभेद था वो सिर्फ इस बात के लिए था कि हमें अकेले बांटने दिया जाए, और निगरानी समिति के सदस्यों का था कि भाई हमें अगर चुना गया है तो हमको घर घर तक पहुंचकर लोगों को लाभ दिला। पर हमारा ये कहना था कि ठीक है, निगरानी समिति जा रही है तो सम्मानीय पार्षद भी चले ना, क्या दिक्कत क्या है, कोई परेशानी नहीं है। यदि पार्षद भी चल रहे हैं साथ में, पर ये कह कर के कि निगरानी छोड़ दो केवल हम चलेंगे, या केवल निगरानी चले हमें छोड़ दो, ये नहीं है। अब ये तो सिक्के के दो पहलू हैं और इनको सामंजस्य करके ही काम किया जा सकता है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर कि आप निगम में हैं लेकिन आप हर काम मंत्री के इशारे पे करते हैं। लगातार जब भी कोई भी वर्जन आता है तो वो यही बोलते हैं कि मंत्री के इशारों पे काम हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये उनका आउटलुक है, वो अपना विचार है उनका। अच्छा, ये उनका विचार है। आप अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियां किसे मानती हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आपके इस कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि बन के निकले? पहला तो कचरा का मतलब डोर टू डोर कलेक्शन, और पूरे शहर में जो हर खंबे में लाइट लगाई जा रही है। तीसरा, रीवा शहर में जो हर घर को शुद्ध जल पहुंचाने का, मीठा पानी पहुंचाने का जो है काम, वो उससे मैं मानती हूँ कि ये आमजन की सबसे महती आवश्यकता है। उसे पानी मिल जाए, उसे चलने के लिए रास्ता मिल जाए और प्रकाश व्यवस्था हो जाए, यही तो उसकी सार्वजनिक जीवन की आवश्यकता है। और निगम हमारा निरंतर इस पर प्रयास कर रहा है। क्या आप भविष्य में चुनाव लड़ेंगी? संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम कार्यकर्ता प्रण प्राण से लग जाएंगे। ऐसी कोई मंशा कि आगे, चूंकि एक मेयर का इलेक्शन आप लड़ चुकी हैं, आगे किसी भी तरह से ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा नहीं, पर संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। अच्छा, ये हमारे साथ थी रीवा की मेयर ममता गुप्ता जी। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और चुनाव लड़ने के सवाल पे उन्होंने कहा कि अगर संगठन मौका देगा या संगठन जो भी विचार करेगा उस हिसाब से आगे की रणनीतियां तय की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद।